नमस्कार दोस्तों। इश्क और प्यार मोहब्बत हमेशा दो लोगों में ही अच्छा लगता है, तीसरा आता है तो फ़र्क पड़ता है। 29-30 साल का नौजवान रविंदर एक लड़की से प्रेम करता है और उस लड़की से प्रेम इस कदर करता है कि उससे प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप संबंध सारी चीज़ें स्थापित हो जाती हैं। उसके बाद में उसकी ज़िंदगी के अंदर एक लड़की आ जाती है उसकी पत्नी बनकर। फिर भी उनका प्यार प्रेम चलता रहता है, लेकिन वो ऐसा रोड़ा बनी कि उसके बाद में उस व्यक्ति ने, उस रविंद्र ने ये डिसीजन लिया कि एक लड़की का बीच का हिस्सा फ्रिज के अंदर, दोनों पैर बेड के अंदर और सर और हाथ जंगल के अंदर पहुंचा दिए। एक लड़की के 3 टुकड़े करके अलग अलग जगह उसने फेंक दिए, कुछ जगह जला दिए। उसके बाद में डिसीजन लेता है कि वो गुजवा का पुलिस स्टेशन जाएगा और पुलिस के सामने सब कुछ बताएगा। 30 मार्च 2025 को वो चला भी जाता है, गुजवा का पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और वहाँ जाके कहता है कि यहाँ के इंचार्ज कहाँ हैं, मुझे बात करनी है। ये कोई आम लड़का नहीं था, ये नेवी का एक टेक्नीशियन ऑफिसर था जिसकी जॉब अभी 2025 के अंदर ही लगी थी। लेकिन ये लड़का वहाँ पे पुलिस स्टेशन जाता है, इंचार्ज के सामने बैठता है, उन्हें कहता है कि साहब मैं यहाँ पे कुछ बताने आया हूँ। उसको लगा कि शायद कोई नेवी ऑफिसर है तो शायद कोई कंप्लेंट लिखाना आया होगा, कोई ना कोई दिक्कत हो रही होगी, पीछे परिवार को हो रही होगी। लेकिन जब वो कहता है कि साहब मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई कंप्लेंट या आपको कुछ इस तरीके की कहानी नहीं बताने आया, मैं सरेंडर करने आया हूँ, थोड़ा सा उसको अलर्ट मोड में आता है कि सरेंडर किस बात के लिए? आप तो एक नेवी ऑफिसर है, क्या किया आपने, क्राइम क्या किया है? पास में जो पुलिस वाले थे वो भी आके खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार ये क्या बताने वाला है कि भाई सरेंडर क्यों करने आया है। क्योंकि अक्सर बहुत कम ऐसा होता है कि कोई बंदा क्राइम करे और उसके बाद में पुलिस स्टेशन जाके खुद ही सरेंडर कर दे, ये बहुत बड़ी बात है। वो कहता है कि साहब मैंने एक कत्ल किया है और उसके बाद में कत्ल किए हुए भी लगभग 24 घंटे को हैं, होने को हैं, 18-20 घंटे हो गए हैं। अब पुलिस वाले थोड़े से चौंक जाते हैं, पास के खड़े पुलिस वाले थोड़े से अलर्ट मोड में आ जाते हैं कि सामने उनके कातिल बैठा है, एक्सेप्ट कर रहा है कि उसने कत्ल किया है। वो बड़े ध्यान से सुनते हैं कि अब पूछता, अगला सवाल उनका ये था कि तुमने कत्ल किया तो वो कत्ल किया हुआ कहाँ पे किया और अभी फ़िलहाल वो बॉडी कहाँ पे है? उन्होंने कहा कि उसके लिए तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। पुलिस वाले फ़ौरन एक गाड़ी तैयार करते हैं, उसको बैठाते हैं, रविंद्र उनके साथ बैठता है, कुछ पुलिस की एक टीम और इंचार्ज चले जाते हैं उसके साथ। पुलिस स्टेशन से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पर ही वो एक अपार्टमेंट के अंदर लेके जाता है, रूम नंबर 102। फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद में रूम नंबर 102 का गेट ओपन करता है। वहीं पे एक जाली का गेट लगा होता है, जाली के गेट के अंदर से ही बाहर से कैमराज के द्वारा फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह बनाई जाती हैं। उसी के अंदर से वो एक इशारा करता है बाहर से, कहता है कि वो आपको फ्रिज दिखाई दे रहा है? वो कह रहा है कि हाँ दिखाई दे रहा है। वो कहता है कि उसी फ्रिज के अंदर मिलेगा आपको जो मैंने आपको बताया है। वो वहाँ पे लोग खोलते हैं, अंदर जाते हैं और फ्रिज के अंदर जाके जब नीचे का दरवाज़ा ओपन करते हैं तो दरवाज़ा खुला एकदम खोलने के बाद में कुछ उनको नहीं मिलता है। वो थोड़ा कहते हैं कि इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब चूँकि वो जो फ्रिज था वो डबल डोर का था, उन्होंने कहा कि साहब नीचे वाले में तो कुछ नहीं है, लेकिन ऊपर वाला आप खोलिए। नीचे वाले में 2 कटोरी कुछ बैंगन रखे हुए थे, किंतु जैसे ही ऊपर वाला दरवाज़ा डोर खोला जाता है तो देखता है कि उसमें से ट्रे वगैरह सब कुछ गायब है, कुछ भी उसमें नहीं है, सिर्फ एक काली पॉलीथीन रखी हुई है। उन्होंने कहा कि काली पॉलीथीन है? उन्होंने कहा कि इस काली पॉलीथीन को ही निकालनी है आपको। वो एक पॉलीथीन नहीं थी, उस पॉलीथीन के अंदर जो कुछ था वो बड़ा ही अजीबोगरीब था। उसको बड़ी मुश्किल से वहाँ से बाहर निकाला जाता है क्योंकि उसको अच्छी तरीके से फंसा दिया गया था। उसको बाहर निकालने के बाद में जब उस पन्नी को ओपन किया जाता है तो पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक लड़की का धड़ होता है। जब उन्होंने देखा कि एक लड़की का धड़ है तो पुलिस वालों की पैरों तले ज़मीन खिसक गई और उसमें सिर्फ धड़ था। गर्दन गायब थी, हाथ गायब थे, कमर के जस्ट नीचे के हिस्से का पूरा पार्ट गायब था। ना तो उसके पैर थे ना जनेंद्रिय थी, पूरा गायब, सिर्फ पेट से ऊपर का और गले से नीचे का, सिर्फ ये रखा था पार्ट। वो बड़े हैरान हो जाते हैं कि ये तुमने क्या किया, इसके आगे का पार्ट कहाँ है? उसने, रविंद्र ने इशारा किया कि ये बेड आपको जो दिखाई दे रहा है इसके नीचे आप देखिए। उसके नीचे देखते हैं तो एक बैग और निकालते हैं। उस बैग को निकालने के बाद में जैसे ही उस बैग को ओपन किया जाता है तो वो पाते हैं कि इसके अंदर 2 पैर हैं और कमर के नीचे के हिस्से के जो पार्ट होते हैं
जनेंद्रिय अंग जो हैं वो उसके अंदर नज़र आते हैं और दोनों पैर वहीं पे मिल जाते हैं। अभी भी बॉडी पूरी नहीं हुई थी, 2 टुकड़े तो मिल चुके थे, आधी पूरी हो गई, हाथ और सर गायब था। उन्होंने कहा कि ये तुमने क्या किया? उन्होंने कहा कि ये कोई बहुत बड़ी कहानी है, आप पहले पूरी बॉडी कलेक्ट कीजिए फिर देखते हैं। लेकिन जब वो पुलिस वालों को लेकर आया था तो नीचे के जो आसपास के कमरे, ग्राउंड फ्लोर के जो लोग थे, वहाँ पे मालिक वगैरह के जो रूम और भी दिए हुए थे मालिक ने, वहाँ के रहने वाले किराएदार अलर्ट मोड में आ जाते हैं कि यहाँ पुलिस आई है और ऊपर गई है, तो बात क्या है आखिर। सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और जैसे ही वो मंजर जब लाइव देख रहे तो सारे के सारे चौंक जाते हैं कि इस लड़के ने ये क्या कर दिया, ये तो एक नेवी ऑफिसर है और इसके घर में कत्ल, और किसका, इसकी पत्नी यहाँ पे है ही नहीं। लोगों के मन में ये सवाल है और सब लोग उस पर सवाल उठाने जा रहे हैं, सब लोग के अंदर बातचीत होने लग जाती है। पुलिस वहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल करती है और उसको तुरंत बैठा के निकल जाती है। जो बॉडी थी उसके 2 टुकड़े कलेक्ट करके एक टीम निकल जाती है, कुछ पुलिस वाले उसको फोरेंसिक लैब और डॉक्टरों के पास लेके जाते हैं ताकि उसका पोस्टमार्टम हो सके। एक टीम निकल जाती है, उसको जंगलों की तरफ लेके जाती है, लगभग उसके अपार्टमेंट से 60 किलोमीटर दूरी पे एक जंगल के अंदर लेके जाती है। रविंद्र की निशानदेही पे वो वहाँ पे चेक करते हैं तो पता लगता है वहाँ पे 2 हाथ और एक सर मिल जाता है, वो भी जली हुई स्थिति में। अब जाके कहीं 3 बार सर्च करने के बाद में एक लड़की का शरीर पूर्ण हुआ। अब उसको बैठा के हिरासत में लेके वापस पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। उन्होंने ये सोच लिया था कि जो इस रविंद्र ने बताया था कि इसने कत्ल कर दिया है, 18-20 घंटे हो चुके हैं, बिल्कुल सत्य है। अब क्यों किया है, किसका किया है, ये पूरी कहानी तो यही बताएगा। पुलिस वाले वापस से उस लड़के को वापस उसके अपार्टमेंट पे लेके आते हैं और वहाँ बैठा के पूछते हैं कि आप बताओ तुमने कैसे कैसे किया और क्यों किया। उन्होंने कहा कि साहब एक बहुत लंबी स्टोरी है ये। उन्होंने कहा कि जितनी भी लंबी स्टोरी है आप सुनाइए। पूरे सबूत कलेक्ट किए जाते हैं, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है ताकि जुडिशल रिमांड पे जब वो जाए तो पेश किया जा सके कोर्ट पे। अब वो जब वो कहानी सुनाने लगा कि साहब ये कहानी शुरू होती है 2021 से। मैं विशाखापट्टनम का ही रहने वाला हूँ और मैं एक डेटिंग ऐप जिसका नाम मिंगले ऐप है, मिंगल कहो या मिंगले कहो, उसको मैं यूज़ करता था और वहाँ पे एक लड़की से मेरी मुलाकात हो जाती है। लड़की का नाम मोनिका था, काफ़ी सुंदर लड़की है। आज उसकी उम्र लगभग 29 साल होगी। सुंदर, सुशील, काफ़ी अच्छी लड़की थी। उसने मेरे साथ दोस्ती करी। दोस्ती होने के बाद में हमारी, अब चूँकि मुझे ये पता चल चुका था कि वो भी विशाखापट्टनम की ही है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर जो किस्मत वालों का शहर माना जाता है, उसमें दोनों, एक लड़की और एक लड़का आपस में दोस्ती करके प्रेम करने लगते हैं। जब उनका प्रेम आगे बढ़ा तो वहीं विशाखापट्टनम के किसी पार्क में, किसी होटल में, कभी मार्केट के अंदर घूमते फिरते मिलते जुलते रहते। उनका प्यार प्रेम 1 साल 2022 आ गया, 2023 आ गया, 2024 आ गया, 3-4 साल हो गए, आराम से उनका प्यार प्रेम चल रहा था। 2024 के अंदर आने के बाद में एक नया मोड़ ले लेती है उस लड़के की ज़िंदगी। उसकी एक अलग लड़की से शादी हो जाती है। 2024 के अंदर शादी होने के बाद में अब वो जो लड़का था मोनिका से मिलना जुलना कम कर देता है। अब चूँकि आपको पता है तीसरा आता है तो फ़र्क पड़ता है। अब मोनिका को ये चीज़ अखरने लगी। आपको पता है कि कोई भी तीसरा आएगा तो पहले वाले को बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। वो उसे समय मांगती, वो उसे समय कम दे पाता था। हालांकि वो नफ़रत नहीं करता था उससे, आज भी प्रेम करता था। समय जैसे जैसे निकाल के जितना समय मिलता वो उस लड़की से मिलने जाता। आज भी उसका प्यार फल फूल रहा था। धीरे धीरे करते समय और बीतता गया। 2025 का स्टार्टिंग मंथ आया और उस लड़के की जॉब लग जाती है और जॉब भी नेवी में टेक्निशियल ऑफिसर की लग जाती है। टेक्नीशियन बनने के बाद में वो लड़का जॉब पे लग जाता है और ड्यूटी चला जाता है। अब ड्यूटी जाने के बाद में और उसकी पत्नी आने के बाद में, आपको पता है, एक तो पत्नी आने के बाद में समय देना कम हो गया था, दूसरा ड्यूटी लगने के बाद में समय कम हो गया था। मोनिका को समय मिलना बहुत कम हो गया, जो उसको ये चीज़ जो है बर्दाश्त होने से बाहर होने लगी। वो उससे समय मांगती, खर्चे के लिए पैसे मांगती तो दे देता था, लेकिन आज भी उससे प्रेम करता था। भले ही उसकी पत्नी आ गई हो, भले ही उसकी शादी हो गई हो, भले ही उसकी नौकरी लग गई हो, कुछ भी हुआ हो, वो आज भी उससे प्रेम करता था और मिलता था। उसी दौरान उसको पता लगता है कि उसकी बीवी जो है उसके बच्चे की माँ बनने जा रही है कुछ ही दिनों में, वो प्रेग्नेंट है। वो ऑन ड्यूटी था। मार्च अप्रैल का महीना आता है, वहीं पे
उस लड़की की जो उसकी शादी हुई थी उससे, उसकी जो पत्नी है वो प्रेग्नेंट थी और मार्च के महीने में उसकी डिलीवरी हो जाती है। वहीं ऑन ड्यूटी उसको पता लगता है कि उसकी बीवी जो है प्रेग्नेंट थी और आज उसके बच्चे को जन्म दे चुकी है मार्च 2025 के अंदर। वो बड़ा खुश होता है, लेकिन एक तरफ उसकी जो प्रेमिका है वो नाराज़ भी थी कि उसने एक अलग ज़िंदगी बसा ली, उसके साथ शादी नहीं करी, उसके बच्चे भी हो गए हैं, वो अब एक अलग ज़िंदगी बसाएगा। लेकिन उसने फिर भी उसको समझाया कि मैं आपसे प्रेम आज भी करता हूँ, भले ही मेरी शादी विपरीत परिस्थितियों में मेरे घर वालों ने कराई हो, कोई बात नहीं है। वो कहती है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, उसको पैसे देता है वो कहती है कि देखो मुझे जब जब मेरे को पैसे चाहिए, मुझे खर्चा पानी चाहिए, मुझे आप दोगे, ठीक है, नहीं तो मैं आपकी पत्नी को ये सारी चीज़ें बता दूंगी हमारे रिश्ते के बारे में। वो थोड़ा सा डरता भी है, उसको थोड़ा सस्पेंसन भी फील होता है कि यार ये तो गलत हो जाएगा। तो कहता है कि ठीक है यार, आपके खर्चे के पैसे मैं आपको दे दूंगा। उसको खर्चे के पैसे देता है। उसी दौरान जब वो डिलीवरी उसकी हो जाती है तो केयरिंग के लिए वो अपने पीहर चली जाती है उसकी पत्नी, क्योंकि यहाँ ससुराल में तो कोई था नहीं, अब वो अकेली कैसे रहती, तो वो अपने पीहर में चली जाती है बच्चे को जन्म देने के बाद में, ताकि वहाँ पे केयर कर सके, उसका जापा निकाला जा सके। अब उसको छुट्टी मिल जाती है, वो भी वापस आ जाता है मार्च के महीने के बाद में, वो विशाखापट्टनम में आ जाता है छुट्टी के दौरान। अब उसकी पत्नी मायके चली गई है, रविंदर घर पे अकेला रहता है। एक तरफ डिप्रेशन इस चीज़ का भी है कि वो पैसे ले रही है, उसकी पत्नी काफ़ी दिनों से पैसे मांग रही थी, ब्लैकमेल भी कर रही थी, इस चीज़ से वो परेशान भी आ गया था। अब तक वो 3.5 लाख रुपए उसको दे चुका था सिर्फ ब्लैकमेल करने के तौर पे। वो परेशान हो गया कि यार एक तरफ मेरी वाइफ है, खर्चा भी बढ़ गया घर पे, कब तक पैसा दूंगा इसको ब्लैकमेल के नाम पे। इसको अगर प्यार ही करना होता तो ये नॉर्मल बिना पैसे भी तो कर सकती है, मिलना जुलना तो मैं कर ही रहा हूँ आज इससे, लेकिन अभी तो ब्लैकमेल पे ले आई है इन चीज़ों को। अब मैं कब तक पैसा दूंगा, 3.5 लाख रुपए इतने कम समय में मैंने दिए हैं, आगे और भी मांग सकती है। बड़ा परेशान हुआ, सोचता रहा, डिप्रेशन में था, घर पे अकेला था। 29 मार्च 2025 की डेट आ जाती है। वो अपनी प्रेमिका को फ़ोन करता है कि मोनिका यार मैं घर पे हूँ और तुम आ जाओ, मेरी वाइफ जो है पीहर गई हुई है, कोई भी नहीं है, आ जाओ, मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। मोनिका रेडी हो जाती है कि ठीक है, कुछ पैसे भी लेती आऊँगी और मिल भी आऊँगी। वो वहाँ पे आ जाती है। रविंदर के घर आने के बाद में मोनिका वहाँ पे आती है, बैठते हैं, पानी वगैरह पीते हैं, बातचीत करते हैं और समझाता है उसको कि आप जो कर रही हो ये ठीक नहीं है, आप इस तरीके से ब्लैकमेल करके उनसे पैसे नहीं ले सकती हो। प्रेम तो आप भी मुझसे करती हो, मैं भी आपसे करता हूँ, मेरी पत्नी है, विपरीत स्थितियाँ लगा लो, कैसी भी लगा लो, मेरी शादी हुई, लेकिन आपसे प्रेम तो मैं करता हूँ ना। आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए, लेकिन ये झगड़ा बढ़ जाता है और उससे पैसे की डिमांड करती है, धमकी देती है। इधर वो उसको धमकी देता है कि अगर तुम नहीं मानी तो मैं तुमको जान से मार दूंगा। उसको लगा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और ऐसे धीरे धीरे उनका झगड़ा जो है लड़ाई में बदल गई, आक्रोश में आ गई दोनों। और जब गुस्सा उसको चढ़ा तो रविंदर पहले से परेशान था काफ़ी दिनों से। जैसे ही उसको गुस्सा चढ़ा तो गुस्से के अंदर उसका गला दबाने लगता है और गला गुस्से में इतनी तेज़ी से दबा देता है, उसका मुंह नाक इतनी तेज़ी से दबा देता है कि कुछ देर के अंदर उसकी सांसें थम जाती हैं। जब उसको होश हुआ, उसने देखा होश में आके कि मोनिका जो उसकी प्रेमिका थी, इतने सालों का सच्चा प्रेम था, पहला प्यार था, उसका उसने गला घोट के हत्या कर दी है। ये चीज़ जब उसको होश में आई तब उसने उसको सांसें चलाने की कोशिश करी, उसको उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो घबरा जाता है कि यार ये तो तुमने क्या कर दिया, अब कर दिया तो अभी बैक नहीं कर सकता। अब इसके दिल में डर बैठ गया कि अब तो तू फंसेगा, पत्नी तेरी घर पे नहीं है, हालात तूने ख़राब कर दिए हैं, एक मर्डर कर दिया है, अब तू करेगा तो करेगा क्या। वो घबराता है। उसको केस आता है दिल्ली का पुराना वाला याद, जो सरदा वालकर का था, जिसने बॉडी को टुकड़ों में काट कर सेटल किया था। उसके दिमाग में पुराना वाला केस आ जाता है कि अब तो भाई इस बॉडी को ठिकाने लगाना है। अब ठिकाने लगाने के लिए उसको टुकड़े करने पड़ेंगे। घर में देखा तो कोई बड़ा चाकू नहीं है, धारदार तेज़ धार वाला। अब बॉडी ऐसे थोड़ी कट जाएगी, क्योंकि बोन्स काटना बड़ा मुश्किल है। अब उसको लगा कि अब क्या करें, तो बाहर जाता है, कमरा लॉक करता है, पास की दुकानों पे जाता है, तो वहाँ पे कोई अच्छा सा चाकू धारदार मिला नहीं। सब्जी काटने वाले रसोई वाला छोटा चाकू मिला, उसको करना नहीं था कुछ। वापस आ जाता है, फ़ोन के अंदर देखता है कोई रास्ता, कोई इंडिया मार्ट, इंस्टा मार्ट, ऐसी कोई भी वेबसाइट से वो ख़रीद सके। तो उसने एक वेबसाइट से एक अच्छा धारदार वाला बड़ा चाकू उसने ऑर्डर कर दिया। तकरीबन 1 घंटे के अंदर वो डिलीवर हो जाता है। वो रिसीव करता है, कमरे के अंदर जाता है। अब तक दोपहर में जब वो लड़की आई थी, उनकी बातचीत झगड़ा होने के बाद, मारने के बाद, अब शाम हो चुकी थी, लगभग 6-7 बजे का समय हो चुका था। कमरा बंद किया, कमरे के अंदर ही उसने उसको काटना चालू किया।
अपने ही प्रेमिका को जिसके वो प्राण ले चुका था, उसके दिल में इतनी नफरत आ चुकी थी कि अब उसको बैठे हुए को काफ़ी देर तक उसकी बॉडी के पास बैठा रहा, सोचता रहा। फिर धारदार चाकू निकाला और उसके गले को अलग कर दिया, फिर उसके हाथ अलग कर दिए, फिर उनके जनेंद्रियों के पास से उसके पैरों को अलग कर दिया, पेट के ऊपर का हिस्सा, गले से नीचे का हिस्सा अलग छोड़ा और उस धड़ को पन्नी में पैक करके फ्रिज का ऊपर वाला डोर खोल के सारा सामान नीचे गिरा के उसके अंदर ठूस दिया, बंद कर दिया। उसके पैर वगैरह थे वो काट के सीधे जो सेट करके एक बैग में डाल के बेड के नीचे सरका दिए। अब उन्होंने लगा कि यार इन चेहरे की पहचान ना हो पाए, इसलिए इनको बाहर जाना पड़ेगा। इसको लेके तो मैं बाहर ही जाऊंगा, लेकिन टुकड़ों में लेके जाऊंगा, एक साथ लेके जाऊंगा तो फंस जाऊंगा, तो बैग में डाल डाल के टुकड़े लेके जाऊंगा तो आसानी होगी। तो वहाँ से तुरंत निकलता है, शाम को 7-8 बजे का समय हो चुका था। वो सर और उसके हाथों को डाल के बैग के अंदर लेके चला जाता है। उसका फ़ोन भी मोनिका को उसी के अंदर डाल ले जाता है। 60 किलोमीटर दूर जंगल में जाता है। जंगल में सुनसान इलाके में जाकर उसको वहाँ के आँच लगा देता है। आग लगाने के बाद उसका फ़ोन भी उस आग के अंदर ही जला देता है और उसके सर को और बालों वगैरह सब उसने फूंक दिया वहीं पे और दबा के आ गया। वापस आते आते रात हो चुकी थी। डर था कि जाते वक्त किसी ने देख लिया होगा, कोई पीछे से घर पे ना आ जाए, कभी पत्नी वापस ना लौट के आ जाए, कभी कोई मुझे देख ना लिया हो, जहाँ मैं उस को जंगल में जला के आया हूँ वहाँ कोई नहीं पहुँच जाए। अब वो डर लिए अपने रूम में आता है, वो डिप्रेशन के अंदर बैठा रहता है। देर रात हो गई, नींद नहीं आ रही है। आखिरकार आधी रात के बाद में उसको नींद आती है। सुबह उठता है, 30 मार्च आ चुकी है। सुबह उठते ही सामने देखता है कि वही उसके सामने मंजर पड़ा है जो शाम का था। वो सोचता है कि यार रात हो गई, रात को तो मैं एक बार ही उसको लेके जा पाया, एक टुकड़े को ही। और अब दिक्कत ये हो गई कि बार बार ऐसे जाता तो शक हो जाता कि भाई बार बार क्यों आ रहा है, क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है ये। अब उसको लगा कि यार किससे मदद मांगूं, क्या करूं क्या ना करूं। वो अपने दोस्त के पास कॉल लगाता है और दोस्त को बोलता है कि यार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। बोला क्या प्रॉब्लम हो गई? प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो गई कि मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं मरूं या क्या करूं। उन्होंने बताया बात बता भाई, बात क्या है, मरना वरना छोड़, तू बात बता, मैं बैठा हूं। उन्होंने कहा कि यार मैंने प्रेमिका मोनिका को मार दिया। उन्होंने कहा कि मोनिका तेरी गर्लफ्रेंड है? बोला हाँ। अरे बोले यार क्या मजाक करता है? बोला मैंने सच में उसको मार दिया। वो मेरे से इस तरीके से पैसे ले रही थी, ब्लैकमेल कर रही थी, ये सारी चीज़ उसने पूरी स्टोरी बताई। और मैंने उसको घर पे बुलाया, झगड़ा बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गला घोंट के उसको मार दिया। फिर ऐसे चाकू ऑर्डर किया और उसके बाद में टुकड़े करके सर और हाथ जला के आ गया हूँ। अभी फ़िलहाल ये पड़े, इनको ठिकाने लगाना है। उसका दोस्त घबरा जाता है कि यार ये तो सच में इसने ऐसा कर दिया। उन्होंने कहा कि अब तू क्या करने वाला है? बोले यार मैं वही समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे इसको ठिकाने लगाऊँ। उन्होंने कहा कि देख रविंदर, मैं तेरे को एक चीज़ बता रहा हूँ, तू लाख कोशिश कर ले, इस बॉडी को तू जो चाहे जहाँ चाहे दफना दे, आज नहीं तो कल इस लड़की की रिपोर्ट दाखिल होगी, पुलिस ढूंढती ढूंढती तेरे को आएगी, तू जहाँ भी हो दुनिया के किसी भी कोने में तेरे को ढूंढ निकाल लेके आएगी। और तू भागता रहेगा, हर रोज़ भागेगा, हर पल भागेगा, हर क्षण भागेगा तू, लेकिन एक दिन पकड़ा जाएगा। एक काम कर, गाजुआ का पुलिस स्टेशन चला जा, वहाँ जाके खुद का जुर्म कबूल कर ले कि मैंने ये काम कर दिया। कुछ सालों की जेल होगी या उम्र कैद होगी, जो भी वो सज़ा मुकर्रर करें, अपनी सज़ा काट और प्रायश्चित कर। तूने जो कर दिया वो गलत है, लेकिन अब तुझे सज़ा भोगनी ही पड़ेगी, अन्यथा कुछ दिनों तक भागेगा फिर पकड़ा जाएगा। और ये कह के वो अपना उसका दोस्त फ़ोन काट देता है। रविंद्र बड़ा हैरान कि यार अब बात किसकी मानूँ, दोस्त की मानूँ, ये इस बॉडी को ठिकाने लगा के अपनी ज़िंदगी आगे चलाऊँ। काफ़ी घंटे बीत गए, सुबह से शाम हो गई, तकरीबन 5 बज गए। बेचारा पड़ा पड़ा डिप्रेशन में जा रहा है। खाना उसने खाया नहीं, पानी उसने पिया नहीं, सामने प्रेमिका की आधी बॉडी पार्ट्स पड़े हैं, करे तो करे क्या। फिर वो कहता है कि यार दोस्त की बात मानता हूँ, चलो पुलिस स्टेशन चलता हूँ। वो गाजुआ का पुलिस स्टेशन जाता है और इंचार्ज से मिलता है और वो कहानी सुनाता है कि साहब मैंने ऐसे कर दिया। ये पूरी कहानी होने के दौरान ये बात पूरी आग की तरह फैल गई। आग की तरह फैलने के बाद में पड़ोसी भी वहीं बैठ के सुन रहे थे सारी चीज़। जब स्टोरी ख़त्म हुई तब पुलिस वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि यार ये तो तुमने बहुत गलत कर दिया। इतना सुनते ही आसपास के पड़ोस में और पूरा का पूरा विशाखापट्टनम में आग की तरह बात फैल चुकी थी, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। पुलिस उसको लेकर जाना चाहती थी 102 नंबर रूम से, ताकि उसको कोर्ट में पेश किया जा सके, लेकिन आक्रोश इतना था लोगों के अंदर, क्योंकि लड़की भी उसी गांव की रहने वाली थी,
इस वजह से आक्रोश के कारण उन्होंने उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। पुलिस ने जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल और मशक्क़त करके उसको निकाल के वो पुलिस स्टेशन लेके गई। उसके बाद में फिर उसको कोर्ट और जुडिशल रिमांड पे भेजा गया, कोर्ट के अंदर पेश किया गया। आगे उसको जो भी सज़ा कोर्ट ने दी उसको मुकर्रर होगी। दोस्तों ये कहानी बड़ी अजीबोगरीब है। उसके बाद में इसकी वाइफ तक भी एक कहानी पहुंच जाती है कि आखिरकार उसके पति ने ये सब कर दिया। उसको अभी तक कुछ भी ज्ञात नहीं था कि इसका पति किसी से प्रेम भी करता था और उसने यहाँ तक भी केस पहुँचा दिया। ये सुन के बड़ी हैरान हो जाती है वो भी। लेकिन आज वो उसके बिना पत्नी की हो गई और जो बच्चे को जन्म दिया वो बिना बाप का हो गया, क्योंकि अब वो जेल जाने वाला है। हो सकता है उसको फांसी हो, उम्र कैद हो या कुछ सालों की भी हो। दोस्तों ये कहानी मैंने आपको सुनाई। आजकल रिश्तों में विश्वास बहुत बहुत कम हो गया है।